नमस्कार। 19 साल का इंसाफ या जुडिशियल धोखा। मुंबई ब्लास्ट के सभी आरोपी एक्विटेड। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या है सच्चाई मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले की? जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। अब सुप्रीम कोर्ट, जहां महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध अपील में आई, तो आइए सुप्रीम कोर्ट की नजर से बतौर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मैं आपको बताता हूं इस केस की, इस 19 साल के कानूनी जंग की पूरी दास्तान। 19 साल के बाद जिनको राहत मिली है, जिनको बाइज्जत बरी की गई, क्या उनको पुलिस ने झूठा फंसाया था? क्या मीडिया ने उनको झूठा आतंकवादी साबित कर दिया? या कानून में कुछ कमियां रह गई? कोर्ट में जो मुंबई सरकार की तरफ से लड़ने वाले वकील थे उनमें त्रुटि थी, कानून में कमी है, धाराएं जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। देखिए, इस ब्लास्ट को हुए 19 साल हो गए। बेबस लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको वो काली मनहूस दिन, इसी महीना जुलाई, जी हां एग्जैक्ट 11 जुलाई 2006, एक रात जिसमें हुए एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 7 विस्फोट, 7 ब्लास्ट। और मुंबई की लोकल ट्रेनें पट गई लाशों से। बह चला खून का समंदर, चारों ओर हाहाकार, जान बचाओ की पुकार और चित्कार। जनाब 189 लोग, 189 लोग मारे गए। देश का दिल कांप गया। और आज 2025 में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि सभी 12 के 12 आरोपी बेकसूर हैं। क्या यह इंसाफ है? या 19 साल पहले जुडिशियल गलती जो हुई उसका कन्फेशन, उसका जिंदा सबूत है? आइए समझते हैं। फैसला देते वक्त हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी पक्ष है, जिसके जिम्मे था आरोप साबित करना, हैज मिजरेबली फेल्ड, हैज नॉट फेल्ड, हैज मिजरेबली फेल्ड, अटरली फेल्ड, बुरी तरह से विफल हुआ है। मतलब 19 साल तक आपने जिनको जेल के सलाखों के पीछे रखा, वो सब के सब गलत था, वो सब के सब लोग निर्दोष थे। फिर उनके इस 19 साल का हिसाब कौन देगा? इतने स्ट्रिंजेंट मकूका चार्जेस लगाए गए थे इस 19 लोगों को। सेक्शन 18 के तहत मकूका में इन 19 लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस कोई फॉर्सिनिक सबूत नहीं जुटा पाई इस पूरे घटना की। जो स्टेटमेंट्स था, जो स्टेटमेंट उन्होंने लिए अरेस्ट में सेक्शन 18 मकोका के तहत, तो उसका कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं दे पाए। मतलब अगर किसी एक्यूज्ड ने यह कहा कि हाँ जी मैं 4 बजे यहां से बम लिया और फला के कहने से लिया,
और मैं वहाँ गया, 5 बजे की उसकी लोकेशन जहाँ बम रखे गए, तो वहाँ मैंने ट्रेन में रख दिया और 5:30 बजे 6 बजे ब्लास्ट। तो आपको उसका मोबाइल से लोकेशन मैच कराना था। तो इसी तरह के और कोई कोरोबरेटिव एविडेंस कि उस वक्त, जिस वक्त ये जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, कन्फेशन दे रहा है, उस वक्त जहां वो जो चीजें कह रहा है वो मौजूद भी था कि नहीं था? ये नहीं था। तो साहब, यह केस सिर्फ ब्लास्ट का नहीं था, यह केस है पूरे स्टेट मशीनरी के फेल्योर का, जबरदस्त फेल्योर। मकोका जैसे पावरफुल एंटी टेरर लॉ लगाने के बावजूद या लगाकर आपने 12 लोगों को अरेस्ट किया। मीडिया ने तो उनका उसी वक्त तिया पांचा कर दिया। बड़ी बुरी लत है मीडिया को, मीडिया ट्रायल करने की। उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया मीडिया ने, उनके लिंक निकाल दिए जैसे मोहम्मद से, पाकिस्तान से, पैसों का ट्रेल निकाल दिया। सब, पुलिस कहीं नहीं पहुंची, मीडिया उससे आगे पहुंच गई और सब साफ दिखा दिया, फोटो ले आए, घर वालों को ले आए, पता कर दिया। क्या गजब का कवरेज साहब। लेकिन आज हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास अगर सबूत के नाम पर कुछ है तो सिर्फ कस्टडी में लिया गया इन एक्यूज्ड का बयान है। अब बयान पुलिस कैसे लेती है जब आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जब कस्टडी में, वो आपको भी मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इसी बयान के आधार पर चले थे ये बयानवीर भारत के राष्ट्र विरोधी आतंकवादियों को सजा दिला, औंधे मुंह गिर गए। कोर्ट ने कहा कन्फेशन कंट्राडिक्टरी है, उसी में विरोधाभास है स्टेटमेंट में, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो है ही नहीं। आप कैसे कोरोबरेट करेंगे कन्फेशन को? इसका मतलब यह है कि एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड और प्रोसिक्यूशन ने या तो इन्वेस्टिगेशन में भूल की, चूक की, या जानबूझकर इन निर्दोष व्यक्तियों को इस केस में फंसाया गया, मेडल बटोरने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, हीरो बनने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए कि साहब इतना बड़ा केस हमने सॉल्व कर दिया। किसी निर्दोष व्यक्ति को कहीं से उठाया आपने और उठा के बंद कर दिया और मार मार के उससे कबूल करा लिया अपराध, और उसको यह भी कह दिया कि देखो, अगर तुमने कहा कि तुमने ये नहीं किया है तो हम शायद तुम्हारा इनकाउंटर करते। जान बचाने के डर से ये करते क्या, इन्होंने कर लिया अपराध स्वीकार। ऐसा मेरा संदेश जाता है, क्योंकि और क्या परिस्थिति हो सकती है। किया किसी ने और आपने उठा करके, पुलिस या करती है, पुलिस इसके लिए जानी जाती है पूरे देश में कि जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ट्रेन से उतरते मजदूरों को, रिक्शा वालों को, मजलूम व्यक्तियों को, निर्दोष व्यक्तियों को जिसकी आवाज नहीं है, उठाकर उसके ऊपर उस अपराध का लेवल चस्पा करके, बंद करके, ठोक पीट करके केस क्लोज। जिसका अंदेशा अब यहां पर इस केस में लग रहा है कि ऐसा ही हुआ। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल पुलिस को, एनटीएस को देना पड़ेगा वह यह है कि अगर यह 12 लोग बेकसूर हैं तो असली गुनाहगार कौन था? कहां है वो? कोई पूछेगा यह सवाल? पहलगाम पर आप पूछ रहे हैं कि जो आए वो मार करके चले गए, वो कहां हैं? तो इस जरा मुंबई टेरर अटैक पे भी कोई पूछेगा कि वो जो आए वो मारकर चले गए, वो कहां हैं? आपने उठा के तो बंद किसी और को कर दिया साहब। खैर, आपको याद ही होगा गजब का मीडिया ट्रायल हुआ था इन लोगों का। तस्वीरें दिखाकर मास्टरमाइंड, जैसे लिंक, पाकिस्तान कनेक्शन,
क्या क्या नहीं कहा गया साहब। एक कदम एटीएस से आगे जाकर मीडिया सबूत ले आई थी इनकी संलिप्तता का, और आज जब वो सब फ्री हो गए हैं, कहां है मीडिया? कोई करेगा मीडिया पे इस इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के कार्रवाई की बात? कैसे आएगी इन बेकसूर लोगों की इज्जत वापस? खैर, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी है। जुलाई 25 को इसकी सुनवाई है। हम आपको अपडेटेड रखेंगे इस मसले पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। यह केस सिर्फ अब इन लोगों के बाइज्जत बड़ी हो जाने का नहीं है, इनके एक्विटल तक लिमिटेड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट कर दे, या फिर कंफर्म करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट सही है। तो फिर सवाल उठेगा, तो क्या 19 साल तक जुडिशियरी में अंधेरा था? जुडिशियरी सो रही थी? और फिर सवाल उठेगा अकाउंटेबिलिटी का भी। जब 12 लोग के 12 लोग गलत तरीके से अरेस्ट होते हैं, तो क्या एटीएस इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या पुलिस अफसर पे एक्शन होगा? क्या पॉलिटिकल बॉसेस जवाब देंगे? और क्या उन 189 लोगों के परिवारों को यह न्याय दुख नहीं देगा? चलिए, इन निर्दोष लोगों को न्याय मिला, लेकिन उन 189 लोग जो इस हमले में मारे गए, उनके परिवार के न्याय का क्या होगा? कौन लेगा उसका जिम्मा? कौन पूछेगा उस बहन की आंसू? कौन पूछेगा उस मां को की आंसू? कौन लाके देगा उस बहन को उसका सुहाग? उस दिन जो सिंदूर पोंछा गया, उसके लिए कौन चलाएगा ऑपरेशन सिंदूर? देश यह सवाल पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है। यह केस एग्जाम्पल है कि किस तरह से पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर देखने वाली एजेंसी नहीं है साहब, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंटी टेरर लॉ के लिए बनी, कि वो किस तरह से मकोका जैसे कानून का गलत इस्तेमाल करती है, कन्फेशन के नाम पर टॉर्चर करती है, मीडिया ट्रायल, और फिर 19 साल की जिंदगी, 19 साल तक जिंदगी बर्बाद। ये कोई पहली बार नहीं, कई मामले हैं ऐसे। बस चंद दिन की चर्चा और फिर वही भूगोल, फिर वही गणित। जब भी स्टेट फेल होता है इस तरह से, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात उठती है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान तो सुओ मोटो लेना चाहिए था। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी उतरना पड़ेगा। उसकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर इन 12 लोगों का 19 साल तक ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन तय करे? एनएचआरसी का दरवाजा क्या अलग से खटखटाना पड़ेगा? क्या एनएचआरसी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन साहब सब चुप, जैसे सिस्टम की गलती में सब शामिल है एक साथ। आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इंसाफ सिर्फ कागजों पर होता है? जब 12 लोगों की जिंदगी 19 साल में खत्म हो गई, उनका भरोसा, उनका परिवार, उनकी जवानी, उनका कैरियर, उनका बिजनेस, क्या सिस्टम उनको सॉरी बोलकर रिहेबिलिएट करेगा? उन 189 लोगों के आंसू कौन पोंछेगा साहब?
जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया। यह वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, पर सवाल तो पूरे सिस्टम से पूछना पड़ेगा, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। आज वो लोग निर्दोष हैं, 12 लोग। अगर ऐसा ही कुछ कल आपके साथ हो, आपके जानने वालों के साथ हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप सिर्फ स्टैटिक्स का हिस्सा बन करके रह जाओगे, एक संख्या मात्र रह जाओगे सरकारी फाइलों में? जवाब आपको देना है, जिम्मेवारी आपको तय करनी। मैं तो जागरूक कर सकता हूं, मैं तो कानून बता सकता हूं। लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपके हिसाब से गलती किसकी थी। और अगर आप चाहते हो कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर पब्लिक एंगल से उठाया जाए, तो इस वीडियो को जितना हो सके फैला दो, वायरल कर दो, शेयर करो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और यह सिस्टम अब बदलना चाहिए। समय आ गया है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।